आपको बताएं, स्टेज अदाकार नसीम विकी और आगा माजिद पर थाना रेल बाजार के इलाका राजभा रोड पर कातिलाना हमला। खुशकिस्मती से दोनों महफूज रहे। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकर ने कहा, मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। थाना रेल बाजार के इलाका राजभा रोड पर बुध की रात मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नसीम विकी और आगा माजिद की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की गई जब वो थिएटर के बाद वापस जा रहे थे। पुलिस ने फौरी तौर पर नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया। मुल्जिमान ने जानलेवा फायरिंग की, ताहम हादसे में वो खुशकिस्मती से महफूज रहे। बहुत ज्यादा हमें इस बात पे शर्मिंदगी होती है जब हम दूसरे शहरों में ड्रामा करने के लिए जाते हैं, तो लोग हमें इस हवाले से कहते हैं कि जी आपके फैसलाबाद में थिएटर जो है महफूज नहीं है, एक्टर की इज्जत नहीं है, थिएटर जिस तरह दूसरे शहरों में चलता है आपके शहर में नहीं ड्रामा करना। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की इस्टेब्लिश हो चुकी थी। उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैंने फैसलाबाद के अपने स्टेज को आबाद करने की कोशिश की है। नसीम विकी ने सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकर से पुलिस लाइन में मुलाकात की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा, ये हसद हो सकता है, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही लेन देन का तनाज़े है। फैसलाबाद में फिर से थिएटर शुरू कर रहे हैं, जिसकी चंद अफराद को तकलीफ हो सकती है। पुलिस के रवैये से मुतमईन है। मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई है इस बात की हुई है कि सीपीओ साहब ने जो मुझे कॉल की है ना सुबह, उसके बाद मैं एक सेकंड के अंदर मैं रिलैक्स हो गया। मैंने कोई कोशिश नहीं की किसी के साथ बात करने की। मैंने किसी को ना मैंने फेसबुक पे लाइव आया हूं, ना मैंने किसी को बताया है कि मेरे साथ क्या हादसा पेश हुआ है। मुझे इनका जो कॉन्फिडेंस था, जो इनका मुझे एक फ़ोन था, जो इन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ देने की बात की, मेरे लिए वो बहुत अहम थी और बहुत अच्छी थी। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकर ने भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई और कहा, जल्द ही तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। सुबह 2:30 बजे के करीब ये 15 पे कॉल चली कि जो नसीम विकी हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी गाड़ी पे किसी ने फायर किया। तो हमने फौरी पुलिस जो है उसने रिस्पॉन्ड किया और मौके पे गए सारा। फिर हमने इनसे खुद रब्ता किया, मेरे ऑफिस से भी रब्ता किया और मैंने खुद भी इनको कॉल की। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी। कैमरामैन शुएब के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। सीपीओ गुलाम मुबशर मैकर इन एक्शन। नाकिस कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज करने पर सख्त एक्शन। एसएचओ समेत 5 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। 7 एहलकारों की सर्विस जब्त। 2 एहलकारों की तनख्वाह में तनस्सली की गई। नौकरी से बर्खास्त होने वालों में एएसआई अफजाल, एएसआई मोहसिन, हेड कांस्टेबल आसिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रशीद शामिल हैं। फैसलाबाद सीपीओ गुलाम मुबशर मैकर इन एक्शन है, जबकि नाकिस कारकर्दगी और इख्तियारात से तजावुज करने पर सख्त एक्शन। एसएचओ समेत 5 एहलकार नौकरी से बर्खास्त। 7 एहलकारों की सर्विस जब्त कर ली गई। 2 एहलकारों की तनख्वाह में तनस्सली की गई। नौकरी से बर्खास्त होने वालों में एएसआई अफजाल, एएसआई मोहसिन, हेड कांस्टेबल आसिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रशीद शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा इस सवाल से। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकर की जानिब से महकमा में अंदरूनी एहतसाब का अमल तेज कर दिया गया है और नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ समेत 5 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, जबकि 7 एहलकार ऐसे हैं जिनको दीगर सजाएं दी गई हैं। और इस हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो नौकरी से बर्खास्त हुए हैं उनमें एसएचओ साइयावाला सब इंस्पेक्टर वाजिद अली, नौकरी से बर्खास्त होने वालों में एएसआई अफजाल अहमद, एएसआई मोहसिन, हेड कांस्टेबल आसिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रशीद शामिल हैं। सिटी पुलिस ऑफिसर की जानिब से यह कहना था कि जो एहलकार भी करप्शन में मुलव्वस हुआ, जराइम पेशा नाशत से ताल्लुक रखा या इस तरह से तजावत किया, उसके लिए महकमा में कोई जगह नहीं है। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि तमाम एहलकार जो इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस हैं वो अपना तबला दुरुस्त कर दें, वरना महकमे से इस्तीफा कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया तैयब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब डीपीओ जंग हसन असद अलवी की जेर सदारत डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग और जिला भर के तमाम एसडीपीओस और एसएचओस की शिरकत। दीगर सर्कल के एसडीपीओस और एसएचओस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत हुई। डीपीओ जंग ने सर्कल क्राइम चार्ट और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में इंसदाद जुराइम के लिए मौसर हिकमत अमली और तजावीज़ पर गौर किया गया। डीपीओ जंग हसन असद अलवी की जेर सदारत डीपीओ ऑफिस में क्राइम मीटिंग, जिला भर के तमाम एसडीपीओस और एसएचओस की शिरकत। दीगर सर्कल के एसडीपीओस और एसएचओस की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। डीपीओ जंग ने सर्कल क्राइम चार्ट और पुलिस कारकर्दगी का जायजा लिया। मीटिंग में इंसदाद जुराइम के लिए मौसर हिकमत अमली और तजावीज़ गौर पर लाई गई हैं। सीपीओ फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकर ने 2 डिवीजन्स के एसपीज, 4 सर्कल अफसरान और 12 एसएचओस को दफ्तर में चाय पर दावत दी है। 12 थानों में 24 घंटे के दौरान एक भी डकैती की वारदात भी ना होने पर अफसरान की हौसला अफजाई की गई। सीपीओ कहते हैं कि अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई और बुरी कारकर्दगी पर
सजाओं का अमल जारी रहेगा। मजीद जानेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, मजीद उनका क्या कहना था? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन की जानिब से फैसलाबाद के 2 डिवीज़न के 4 सर्कल अफसरान और उनके SHOs के लिए दावत का एहतमाम किया गया। उनको अपने दफ्तर में बुलाकर उनकी अच्छी कारकर्दगी पर हौसला अफजाई की गई। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद। सर बताइएगा कि आज क्या पर्पज़ था इनको बुलाने का, चाय पे उनकी हौसला अफजाई किस वजह से की गई? हमने पिछले दिनों क्राइम के हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि जुराइम में कमी आनी चाहिए और अफसरान से इसकी पूछ और एहतसाब और सख्ती भी वो भी हो रही है उन पे। तो अब गुज़श्ता 24 घंटे में हमारे 12 से ज़्यादा ऐसे थाने थे जिसमें 24 घंटे में एक रॉबरी की कॉल भी नहीं आई। उनमें से एक हमारा सरगोदा रोड सर्कल था, सरगोदा रोड मंसूराबाद, सिविल लाइन रेल बाज़ार, खुरड़ियाँ वाला, बलोचनी, इसी तरह तांदलियाँ वाला सर्कल के तमाम SHO जो हैं, जो थाना जाते हैं, वहाँ पे एक रॉबरी की कॉल भी नहीं थी 24 घंटों में, हालांकि बड़े शहर के मेन थाने हैं। तो चूँकि हम बहुत पूछ भी करते हैं अपने मातहतों की, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको हमने यहाँ पे चाय पे मदऊ किया, उनको मोटिवेट किया, उनकी इज़्ज़त अफजाई की और उनको अगले टारगेट दिए कि अगर आप मज़ीद हमारे जो क्राइम के हवाले से टारगेट्स हैं उसको आप अगर अचीव करते हैं तो उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद भी इनामात और हौसला अफजाई थी। जी बिल्कुल, 2 डिवीज़न के 4 सर्कल के तकरीबन 12 थाने ऐसे हैं जो कि जिनका एरिया बहुत बड़ा है, जहां पर आबादी की तादाद भी शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तालीमी बोर्ड्स में सवालिया पर्चों को डिजिटल तरीके से तैयार करने का मंसूबा। बोर्ड्स के पर्चों की मार्किंग डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू। प्राइवेट कंपनी पायलट प्रोजेक्ट पर डिजिटल सिस्टम से सवालिया पर्चा तैयार करेगी। तालीमी बोर्ड्स में सवालिया पर्चों को डिजिटल तरीके से तैयार करने का मंसूबा। बोर्ड्स के पर्चों की मार्किंग डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा, जबकि प्राइवेट कंपनी पायलट प्रोजेक्ट पर डिजिटल सिस्टम से पर्चा तैयार करेगी। तालीमी बोर्ड्स में सवालिया पर्चों को डिजिटल तरीके से तैयार करने का मंसूबा इस वक्त तैयार किया जा रहा है, जबकि इस वक्त बोर्ड्स के पर्चों की मार्किंग डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल करने का मंसूबा शुरू है। प्राइवेट कंपनी पायलट प्रोजेक्ट पर डिजिटल सिस्टम से सवालिया पर्चा तैयार करेगी। इंटर बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन और निजी फर्म रेड मार्कर के माबैन मुआहदा तय पा गया है और इस वक्त दस्तखत हो गए हैं। प्राइवेट फर्म 1 साल के लिए तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त खिदमत फराहम करेगी। रेड मार्कर कंपनी तालीमी बोर्ड्स को डिजिटल पेपर्स बनाने और चेकिंग के काबिल बनाएगी, जबकि इस कंपनी के 1 साल तक 28 तालीमी बोर्ड्स को मुफ्त सर्विसेज फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। बात करेंगे, अकमल सुमरू हमारे साथ मौजूद हैं। जी अकमल सुमरू, इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये इंटर बोर्ड्स कमेटी चेयरमैन और निजी फर्म है ये रेड मार्कर, इनका आपस में मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे के तहत तमाम तालीमी बोर्ड्स में जो पेपर सिस्टम है उसको डिजिटाइज किया जाएगा। इसके पहले फेज में ये किया जा रहा है कि जो तलबा को इम्तिहान में सवालिया पर्चे दिए जाते हैं, ये सवालिया पर्चे भी डिजिटल सिस्टम के तहत तैयार किए जाएंगे, जबकि इन पर्चों की जो मार्किंग है वो भी डिजिटल तरीके से की जाएगी। ये तमाम तर सिस्टम ये कंपनी रेड मार्कर है जो तमाम तालीमी बोर्ड्स को फराहम करेगी और ये पहला 1 साल जो है इस प्रोजेक्ट पर किसी भी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी। इसका बुनियादी मकसद ये है कि तालीमी बोर्ड्स के तहत जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुल्क भर में लिए जाते हैं, जो कि मजबूरी तौर पर 28 तालीमी बोर्ड्स हैं, उनमें मुकम्मल तौर पर डिजिटल सिस्टम को नाफिज किया जाए और उसकी इब्तिदा कर दी है, जिसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंटर बोर्ड्स चेयरमैन कमेटी ने मुआहदा भी कर लिया है। ठीक है, शुक्रिया अकमल सुमरू, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं, फैसलाबाद डिजिटल मीडिया अलायंस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी की तकरीब जारी है। वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब ने ओहदेदारान से हलफ लिया है। डिजिटल मीडिया अलायंस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी, वज़ीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब की तकरीब से वहां पर मौजूद होते हुए मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ मुनीर की मीडिया वर्कर्स हैं, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के इस तकरीब में मुझे शिरकत करके बड़ी खुशी हुई और बुनियादी तौर के ऊपर आपने दुरुस्त फरमाया कि डिजिटल मीडिया के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले डिजिटल मीडिया को अगर किसी सियासी पार्टी ने सही मानों में यूटिलाइज़ किया है
اپنا سیاسی منشور آگے بڑھانے کے حوالے سے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اس کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمز جو ہیں وہ بنائی ہیں. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک زمانہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ ریڈیو کا زمانہ تھا. پھر وقت آیا کہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کا پی ٹی وی کا آغاز ہوا. پھر آپ کے علم میں ہے کہ سن 2000 آنورڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ نیوز ٹی وی چینلز بڑی تیزی سے آنا شروع ہوئے. اور پرنٹ میڈیا کا ایک پرانا سلسلہ ہے، لیکن ان تمام میڈیا میں اب بڑی تیزی سے جو ہے وہ چینجز آتی جا رہی ہیں. اور اب جو ہے وہ میڈیا جس کو ہم کہتے تھے یہ ایمرجنگ میڈیا ہے، وہ ڈیجیٹل میڈیا کی شکل اختیار کر گیا، جس میں آپ کے پاس یہ فیس بک، ٹویٹر، یہ سماجی رابطے کی جو ویب سائٹس ہیں وہاں بھی آپ بیٹھ کے اپنی پیغام رسانی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں، ویب پورٹل ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا پورٹلز بن چکے ہیں. اور خاص طور کے اوپر جب میں آپ لوگوں کے ڈیجیٹل میڈیا چینلز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس کے اندر نیوز چینلز ہی کی طرح جو ہے وہ باقاعدہ ایک نیوز بلیٹن بھی ہوتا ہے. ٹاک شوز بھی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ارینج کیے جا رہے ہیں اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر وی لاگرز آ گئے ہیں، تجزیہ کار آ چکے ہیں جو کہ حالات حاضرہ کے اوپر یا دیگر معاشرتی پہلوؤں کے اوپر جو عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بھی توجہ مرکوز کرواتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کے حوالے سے ایک اپنا بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو جو ایمرجنگ میڈیا تھا وہ ڈیجیٹل میڈیا اب ایمرج ہو چکا ہے. اور بنیادی طور کے اوپر آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کا یا پوری دنیا کے اندر ہر آدمی کا اگر کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر اس کی پریزنس ہے، اس کا اگر کوئی اکاؤنٹ ہے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں یہی اس کا اپنا اخبار بھی ہے، یہی اس کا ریڈیو ہے، یہی اس کا اپنا ٹی وی چینل ہے. وہ خود ہی رپورٹر بھی ہے، ایڈیٹر بھی ہے اور چیف ایڈیٹر بھی ہے اور وہ کیمرہ مین بھی ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمو کر جو ہے وہ ایک انٹرنیٹ کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. تو یہ چیز بھی سمٹ کے اب انڈیویجولز کی سطح کے اوپر آ چکی ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو روایتی کنونشنل میڈیا ہے ان کے اخبارات آن لائن آ چکے ہیں، ویب سائٹس آن لائن بن چکی ہیں. اخبارات کے جو اشتہارات پرنٹ کے اوپر چھپتے ہیں آن لائن کے اوپر شو کرنے کے لیے اس کے پیسے وہ الگ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے جتنے آپ کے ٹی وی چینلز ہیں ان کی موبائل فون ایپس بن چکی ہیں، ان کی ویب سائٹس کے اوپر آپ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ان چینلز کو دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اب یہ بات کرنا چھوڑ دیں جو کہتے ہیں جی کہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ریئلٹی نہیں ہے یا جو کنونشنل میڈیا ہے وہی ریئلٹی ہے. تو اگر کنونشنل میڈیا ہی ریئلٹی ہے تو پھر آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹس کیوں بنائی ہیں، پھر آپ لوگوں نے اپنی موبائل ایپس کیوں بنائی ہیں، پھر آپ لوگوں نے لائیو سٹریمنگ کا سلسلہ کیوں شروع کیا ہے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے آپ جو ہے وہ محتاج تھے اس حوالے سے روزگار کے لیے، لیکن اگر آج آپ اپنا ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ کنٹینٹ مضبوط ہے، اس کے اندر آپ ایسی چیزیں جنریٹ کرتے ہیں جس سے آپ ویورشپ کو اپنی طرف ساتھ جوڑ سکتے ہیں، وہ آپ کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی کامیابی ہے. اس میں آپ کو کوئی بڑے بڑے آپریٹرز کی بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. اس میں بنیادی طور کے اوپر پچھلے سال 25 ارب روپے سے زائد ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات ملے ہیں اور اب الیکٹرانک میڈیا اور اخباری میڈیا کی جو اشتہارات ہیں وہ بھی شفٹ ہوتے جا رہے ہیں بڑی تیزی سے آن لائن. حکومت بھی جو نئی ایڈورٹیزمنٹ پالیسی لے کر آئی ہے جو ہم نے آج سے 3-4 ماہ قبل کیبنٹ سے اپروو کروائی، اس میں ہم نے ایڈورٹیزمنٹ پالیسی میں ڈیجیٹل میڈیا کو بھی شامل کر دیا ہے. اور آپ کو لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رجسٹریشن کی ضرورت ہے. آپ کو پی آئی ڈی کے ساتھ رجسٹریشن کی ضرورت ہے. آپ نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹرڈ کروانا ہے اور جو ایک کرائیٹیریا ہے جس طریقے سے میڈیا لسٹ میں شامل ہونے کا اخباروں کا بھی ہے، ٹی وی چینلز کا بھی ہے،
اسی طریقے سے آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھی ہے، تو آپ اس میں شامل ہو اور اس میں اشتہارات آپ کو بھی ملیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس سروائیول کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے جو پرائیویٹ سائٹس کا وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، کوئی ویڈیو بھی آپ آن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو 10 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا اشتہار جو ہے وہ ملے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ویورشپ اور پریزنس زیادہ ہے وہاں پر، تو لہٰذا یہ بڑی تیزی سے شفٹ ہو رہا ہے، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہمارے شہر فیصل آباد کے یہ جتنے نوجوان صحافی ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں جو کسی اخبار سے منسلک تھے، جو کسی ٹی وی چینل سے منسلک تھے، آج وہ جدت اختیار کرتے ہوئے ان ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آ چکے ہیں۔ اس میں انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں یا ان کے پاس وہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں، تو ہم وزارت اطلاعات و نشریات جو ہے وہ پریس کلب کے اندر آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ سینٹر کریٹ کرنے جا رہی ہے، جہاں پر آپ کو ایڈیٹنگ کے حوالے سے، جہاں پر آپ کو جو کروما بیک گراؤنڈ چاہیے اس حوالے سے وہ پورا ہم آپ کو ایک اسٹوڈیو کریٹ کر کے دیں گے۔ اس حوالے سے پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں، جو انتظامیہ ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت ہو چکی ہے اور ہماری منسٹری نے بھی اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور ہم نے منسٹری آف آئی ٹی جو اس کو بنا کے دے گی، ان کو بنانے کے لیے ہماری منسٹری نے خط بھی لکھ دیا ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر فیصل آباد میں جو ہمارے انڈیویجول صحافی ہیں وہ کوئی اپنی سٹوری کرنا چاہتے ہیں، کنٹینٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ پریس کلب کے اندر جا کر اس اسٹوڈیو کے اوپر فری آف کاسٹ جو ہے وہ جا کے کام کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت آپ لوگوں کے لیے میسر ہوگی۔ یہ ڈیجیٹل میڈیا کو پروان چڑھانے کے لیے حکومت وقت کی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کوشش ہے۔ اس کے علاوہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے، اس کامیاب جوان پروگرام میں آپ لوگ آگے آئیں، جو لوگ اس حوالے سے کوئی آپریٹرس لینا چاہتے ہیں، آپ اس حوالے سے کسی کو کیمرہ چاہیے، کسی کو سٹل کیمرہ چاہیے، کسی کو ایڈیٹنگ کے لیے کمپیوٹر درکار ہے، کسی کو اس حوالے سے جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ اپنا ایک بزنس پرپوزل بنائیں، اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے کہ بینکس آپ کو بلا سود جو ہمارا ابھی فرسٹ ایئر ہے 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک کا جو ہم قرض فراہم کرتے ہیں، ابھی تک تقریباً اس حوالے سے ہم 15,000 لونز جو ہیں وہ دے چکے ہیں، اور 10 لاکھ روپے والا 15,000 بینیفیشریز کو لون مل چکا ہے، تو لہذا وہ آپ لوگوں کے لیے وہ رستہ بھی ایک اوپن ہے۔ مزید آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ جو ہم آپ کی خدمت کر سکیں گے، جو آپ کو سہولت فراہم کر سکیں گے، وہ سہولت انشاءاللہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اگین میں پھر آج جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا الائنس پاکستان ہے، اس کے تمام جو عہدیداران ہیں جنہوں نے آج حلف لیا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت نے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اسکیموں کو نظر انداز کر دیا۔ 8 اسکیمیں منظور نہ ہو سکیں، منصوبے کون کون سے ہیں اور کیوں تاخیر کا شکار ہوئی، جانیے اس رپورٹ میں۔ محکمہ صحت نے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اسکیموں کو نظر انداز کر دیا۔ 8 اسکیمیں منظور نہ ہو سکیں، 50 بیڈز پر مشتمل منصوبہ بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی سٹی NGO مشین کی فراہمی کی اسکیم بھی نظر انداز، نئی OPD وارڈ کی اسکیم بھی فائنل نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق HVAC سسٹم کی تبدیلی کے منصوبے کے لیے 40 کروڑ روپے درکار ہیں۔ نئی رہائش گاہوں کی توسیع کا منصوبہ بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اسکیم ADP میں شامل نہ کی جا سکی۔ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ظفر عباس خان کہتے ہیں منصوبہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھا، چیزیں فائنل کرنے میں تاخیر ہوئی۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، لیکن بعد میں ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو FIC ہی ایگزیکیوٹ کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک کنسلٹنٹ تھرو اوپن بڈنگ ہائر کرے گا، تو اس پروسیس میں جو ڈیلے ہوا ہے۔ اسکیموں کا اسکوپ آف ورک وقت پر نہ ملنے پر چیف انجینئر محکمہ بلڈنگ پنجاب نے گزشتہ سال مراسلے بھی بھجوائے۔ چیف انجینئرز محکمہ بلڈنگ پنجاب کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی دی گئی ڈیڈ لائن کے باوجود محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اسکیم کو فائنل کرنے میں ناکام رہا۔ اسکیمیں نظر انداز ہونے سے شہری پریشانی کا شکار ہیں۔ کیمرمین شاذیب کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ دوسری جانب فیصل آباد حکومت کی جانب سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے اہم اقدامات، چیف سیکریٹری نے بیوروکریسی کو بھی معمولی نوعیت کے اور کم لاگت سے تعمیر و مرمت ہونے والے مسائل کے حل کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مراسلے میں کہا گیا مین ہولز کے ڈھکن فوری لگائے جائیں، صفائی میں بہتری کے لیے امام مسجد کی خدمات بھی لی جائیں گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے عبد الرحمان۔ عبد الرحمان، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
जो सर्विसेज की फराहमी बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत की जानब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की जानब से तमाम जितने भी पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर साहब ने पाबंद किया गया है कि अपने इलाकों में ऐसे तमाम मसाइल जो कि कम लागत से हो सकते हों वो तमाम किए जाएँ, और इस सिलसिले में इकदाम किए गए हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स की फराहमी या इस तरह से पैच वर्क या मैन होल के ढक्कन लगाना। इस तरह के मामूली काम जो मामूली लागत से या मुफ्त में हो सकते हैं उनको तरजीही बुनियादों पर किया जाए। सफाई के मामला और इस सिलसिले में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स जल्द रिपोर्ट मुरतब करके भिजवाएंगे। शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रीगल रोड जंग बाजार तजावुजात माफिया के कब्जे में मसाइल बढ़ने लगे। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुकाम ने घुटने टेक दिए, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के 8 बाजारों के बाद मेन रोड और मार्केटें भी तजावुजात की जद में आ गईं। रीगल रोड जंग बाजार में तजावुजात की शदीद भरमार है, जिससे ट्रैफिक का शदीद मुतासिर रहना मामूल बन गया है। तजावुजात बढ़ने से ताजरों को भी मुश्किलात का सामना है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तजावुजात के खात्मे में नाकाम है। दुकानदारों को 5 फीट जगह दी गई, मगर इससे आगे तजावुजात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली है। शहर की खूबसूरती को बहाल करने के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी है। कॉर्पोरेशन जो है इस वक्त जो है तजावुजात के हवाले से कोई पेशरफ्त या अहम इकदाम नहीं कर रही। आप देखें कि तजावुजात इस वक्त बेहद बेतहाशा इजाफा हो चुका है। हमारा इनके साथ तय है कि 5 फीट तक जो जगह है ये हमारे ताजरों को दी जाए, मगर जो है इनकी जो है मिली भुगत से ये जो है तजावुजात बेतहाशा हो रही है। तजावुजात के खात्मे के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अहम किरदार अदा करना होगा, ताकि शहर की खूबसूरती बहाल होने के साथ साथ बढ़ते ट्रैफिक मसाइल को भी कंट्रोल किया जा सके। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। जंग में 1956 में बने सैटेलाइट टाउन के बेशतर इलाके ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम। बिजली की तारों के लिए खंभे लग न सके और ना ही सोलिंग और सीवरेज के मुनासिब इंतजाम किए जा सके। शहरियों ने सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। जंग में 1956 में बने सैटेलाइट टाउन के बेशतर इलाके ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम निकले। शहरी इलाके होने के बावजूद बिजली की तारों के लिए खंभे लग सके, ना ही सोलिंग और सीवरेज के मुनासिब इंतजाम किए जा सके। जमात इस्लामी के ग्रुप लीडर डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था, बे कॉलोनी, इकबाल नगर, बस्ती इस्लामाबाद और लालासार समेत दीगर मुल्का बस्तियों में कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं, जो इंतजामिया के लिए लम्हे फिक्रिया है। ये वो इलाके हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद के अंदर आते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका मंजर एक गांव से भी ज्यादा बुरा नजर आता है। तारें हैं बिजली की, वो आम घरों के ऊपर से गुजरती हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सेवरेज नहीं है, कोई नाली नहीं है। इकबाल नगर के रिहायशियों का कहना था कि घरों के ऊपर से गुजरती तारें भी वबाले जान बन चुकी। माजी में बिजली के शॉर्ट सर्किट के बाइस जानी नुकसान का भी सामना करना पड़ा। इतने जिथे जिथे सोलंग बने ने वो भी नाकारा ने, बिजली घरों के उत्तों चल रही है। लाहौर टेंट वाली गली च पे होया सीवरेज का निज़ाम, लेकिन वो हमेशा ही बंद पे होया। उन्होंने आके सर्वे करके वेख्या जाए, उत्तों गुजरनी मुश्किल है। कि हमारे इलाके में बिजली की बहुत ज़्यादा परेशानी है। घरों में बच्चों को अक्सर शॉर्ट लगती है। मेरे एक भाई जो बिजली की शॉर्ट से फौत हो चुका था। मैं गवर्नमेंट से इल्तमास करता हूँ हमारे इलाके में बिजली के निज़ाम को बेहतर बना। शहरियों ने सूरत हाल पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए इंतजामिया से इकदाम करने का मुतालबा किया है, ताकि मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। महकमा तालीम साफ पानी की फराहमी में रुकावट बन गया। टोबा टेक सिंह इंतजामिया शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए कोशाम, अगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ईदगाह रोड के बाहर लगे फिल्ट्रेशन प्लांट को बंद कर दिया गया। इलाका मकीन पानी को तरसने लगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ईदगाह रोड के बाहर लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट स्कूल इंतजामिया ने बंद कर दिया। टोबा के रहायशी साफ पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। प्लांट बंद होने से मकीनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। बहुत दूरों पानी लिया पैंदा है। फिल्टर साल सवा साल तो 1.5 साल तो बंद है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। तो ਅਸੀਂ बहुत ही परेशान हैं जी। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ये फिल्टरों ਨੂੰ चला दो। यहाँ साथ स्कूल भी हैं और कसीर आबादी है। पानी की बुनियादी ज़रूरत है, यहाँ साथ मदरसा भी है। सबकी एक ज़रूरत है, दूर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो साफ पानी की फराहमी के लिए इसको फ़ाल किया जाए। मुकामी अफराद का कहना है गंदा पानी पीने से बीमारियाँ फैल रही हैं, मगर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। पानी सर 1 साल हो गया बंद हुए नू, दूर से जाते हैं, वो भी पानी गंदा मिलता है, पानी अच्छा नहीं है मिलता हमें। ये पानी 1 साल हो गया चल जाए तो हमें सहूलत मिल सकती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद से मुतालबा किया कि ईदगाह रोड पर वाक़िया सरकारी स्कूल के बाहर नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए। कैमरामैन जवाद नासर के साथ बशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह।
गवर्नमेंट इस्लामी ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद में 250 मिलियन रुपए की लागत से मोहम्मद रियाज शाहिद ब्लॉक का तामीराती काम आखिरी मराहिल में। एमपीए शकील शाहिद ने डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसूम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्लाह और प्रिंसिपल प्रोफेसर सिबगतुल्लाह ताहिर के हमरा ब्लॉक का इफ्तिताह किया। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद में मोहम्मद रियाज शाहिद ब्लॉक और बीएस लाइब्रेरी की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एमपीए शकील शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। एमपीए शकील शाहिद का कहना था कोरोना में सबसे ज्यादा नुकसान तालीम का हुआ। कॉलेज के तलबा के लिए मजीद कमरे तामीर करेंगे। मेरे वालिद इसी कॉलेज से पढ़े, आज उनके नाम का ब्लॉक तामीर करवा कर मुतमईन हूँ। तालीमी इदारों की जरूरियात पूरी करने के लिए भरपूर फंड्स फराहम करेंगे। हम छोटे थे, यहाँ से गुजरा करते थे तो यहाँ पे फायरिंग हो रही है, यहाँ पे बसें रोकी जा रही हैं, यहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के साथ धौंस धांधली हो रही है। लेकिन ये जो 10-15 साल हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन है वो इस्लामिया कॉलेज का अल्हम्दुलिल्लाह। एमपीए शकील शाहिद का कहना था, एक दौर था जब इस्लामिया कॉलेज के बाहर बसें रोककर फायरिंग की जाती थी। प्रिंसिपल सिबगतुल्लाह ताहिर समेत पिछले 15 साल से प्रिंसिपल्स ने इस कॉलेज को आइडियल बना दिया। इंतहाई खुशी का दिन है कि यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो ब्लॉक शुरू हुआ था वो मुकम्मल होने के करीब है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स थे ये 400-500 से बढ़ के अब 4200 के करीब हैं, और उसके लिए हमें नए ब्लॉक की, नए कमरों की, नए जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उसकी इंतहाई अशद ज़रूरत है। तकरीब में डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर कुलसूम अख्तर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस चौधरी इमदादुल्लाह और प्रिंसिपल प्रोफेसर सिबगतुल्लाह ताहिर ने भी इजहार ख्याल किया। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ही इज़ वेरी डेडिकेटेड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने ये ब्लॉक दिया, इसके साथ आज ही अनाउंस किया कि इसकी अपर स्टोरी के भी वो फंडिंग करेंगे, तो इससे ज़्यादा बड़ी हमारे लिए क्या खुशकिस्मती है। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का मुकाम है कि हमारे कॉलेज में एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, तकमील के आखिरी मराहल में है। तो मैं इस सिलसिले में अपने हल्के के बहुत ही हदर अजीज़ एमपीए मोहम्मद शकील शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ। ये इनकी अपनी तालीमी दरसगाह भी है, और जो आपकी अपनी तालीमी दरसगाह होती है उससे हर इंसान का एक फितरी लगाव होता है। साबिक नाज़िम शेख बाबर लतीफ़, मोहम्मद अमजद समेत इलाका की अहम शख्सियात, असाज़ा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। एमपीए शकील शाहिद ने रियाज शाहिद ब्लॉक और लाइब्रेरी का इफ्तिताह और विजिट भी किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं स्कूल सरबराहान को तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात बेहतर बनाने की हिदायत कर दी गई। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान की डीओस, डिप्टी डीओस, क्लस्टर हेड्स और इसके साथ निजी स्कूल सरबराहान से मीटिंग, हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद की हिदायत की गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में पिछले दिनों गटर में बच्चा गिरने का जो वाक़या पेश आया और उसकी हलाकत हुई, इस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं, जिसमें ना सिर्फ दीगर महकमों को बल्कि महकमा तालीम को इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। इस हवाले से आज सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने तमाम सुपर सिटी हेड से और प्राइवेट सेक्टर के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मीटिंग में ये कहा गया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कंसर्न शो किया गया है कि तालीमी अदारों में अगर ऐसी कोई मैन होल मौजूद हैं या उनके बाहर करीबी कहीं पर ऐसा कोई खला मौजूद है जहां पर बच्चों के साथ ऐसी कोई हादसा पेश आने का इम्कान है, तो वहां पर फौरी तौर पर इंतजामिया के नोटिस में मामला लाया जाए। और अगर स्कूल में इंटरनल सतह पर ऐसा कोई वाकया हुआ तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो मुतलका इदारे का सरबराह होगा। इस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई कि अगर किसी स्कूल में मैन होल मौजूद है तो उस पर ढक्कन होना जो है वो लाजिम और उसको यकीनी बनाया जाए, और कहीं पर उसकी स्लैब्स टूटी हुई हैं या कहीं पर बच्चों के ऐसे गिरने के या कोई भी और हादसा होने का इम्कान मौजूद है तो उसको फौरी तौर पर रिपेयर करवाया जाए। क्योंकि फैसलाबाद में सरकारी स्कूल जो हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, 2200 से ज़ायद सरकारी स्कूल मौजूद हैं। तो तमाम सरबराहान को ये सेंसिटाइज किया जाए कि अगर कहीं भी उनके कुर्बा जवार में या स्कूल के अहाते के अंदर अगर कोई सीवरेज का सिस्टम ऐसा मौजूद है जहां पर बच्चों के गिरने के चांसेस हैं तो उनको फौरी तौर पर रिपेयर करवाया जाए। और अगर स्कूल के दाखिली रास्तों में या करीब कहीं पर गटर का ढक्कन गायब है तो उसको भी फौरी तौर पर रिपेयर किया जाए। इसके साथ साथ दीगर जो इंतजामी अमूर हैं उनको बेहतर बनाया जाए, सफाई सुथराई का इंतजाम बेहतर बनाया जाए। एमरजेंसी के हवाले से निपटने के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद देने के हवाले से स्कूल में बॉक्स जो है वो भी रखने को लाजिम करार दिया गया है, और इसको चेक करने के लिए बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि महकमा तालीम के जो अफसर
टीचरान हैं वो स्कूल में जब विजिट करें तो खुद इस बात को मॉनिटर करें कि आया कि स्कूल में ऐसी कोई इम्कान मौजूद तो नहीं जिससे बच्चों के साथ कोई हादसा पेश आ सकता है, उससे ताकि पेशगी बचा जा सके और उसकी एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सके। इस हवाले से तमाम सुपर सिटी हेड्स को जहांगीर अशरफ आप हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।